वेलकम एवरीवन। तो केवीएस एलडीसी का वाइस प्रिंसिपल का जो पेपर है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 80 एमसीक्यूज़ हैं टोटल इसके अंदर। आज का जो पार्ट 1 है उसमें हम 40 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 से लेकर 5 तक। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो कल आ जाएगी, उसमें अगले 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जैसे ये वाइस प्रिंसिपल के लेवल का पेपर है तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिफ़िकल्ट होंगे, तो स्टूडेंट्स पीजीटी लेवल के या वाइस प्रिंसिपल या हेडमास्टर लेवल का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसको देख के कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल भी इजी नहीं है, डीमोटिवेट हो गए हैं, अभी तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फैक्चुअल नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको कैसे पता कि आपको जो पेपर मिलेगा उसमें सारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा? और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन तो वैसे भी आप सॉल्व कर लोगे, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ही तो आपको जो आएंगे वो आपको स्कोर दिलाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है कि पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, ये सब बेकार की बातें। ज़रूर पढ़ो, इतनी मेहनत की है और अभी रिवाइज़ करो। ये मैराथन कंप्लीट होने के बाद जो है आपके हेडमास्टर से रिलेटेड पीजीटी, टीजीटी और अब तो वाइस प्रिंसिपल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो ये कल कंप्लीट हो जाएंगे वाइस प्रिंसिपल के 40 क्वेश्चंस आज और 40 कल। इसके बाद आप सिर्फ अपने रिवीजन पे फोकस कीजिए। ठीक है, हमारी पेडागोजी की जितनी भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ और जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सारे ड्राइव में अपलोडेड हैं। अगर आप उसे एक्सेस करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड फोकसेस ऑन लर्निंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर एज ए मेंबर ऑफ। जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है बच्चे का, जो दूसरे प्राइमरी के बाद जो सोशलाइजेशन होता है, ठीक है, तो ये लर्निंग की किस चीज़ पे जो है उसके अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे फोकस करेगा एज ए मेंबर ऑफ। स्मॉल ग्रुप विद इन स्मॉलर सोसाइटी, किसका मेंबर होता है बच्चा? एक छोटे ग्रुप का छोटी सोसाइटी में, स्मॉल ग्रुप छोटे ग्रुप का बड़ी सोसाइटी में, लार्ज ग्रुप बड़े ग्रुप का बड़ी सोसाइटी में, और लार्ज ग्रुप विद इन स्मॉलर सोसाइटी। अब देखो वाइस प्रिंसिपल के लेवल का क्वेश्चन है ना। इतने टफ ऑप्शन दे दिए कि क्या इसमें से करेक्ट करें, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है स्मॉल ग्रुप विद इन लार्जर सोसाइटी। क्योंकि जो चाइल्ड है आफ्टर फैमिली, उसका जब सोशलाइजेशन होता है उसके फ्रेंड्स में, तो वो क्या होता है? उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, स्मॉल ग्रुप विद इन लार्जर सोसाइटी। All right, let's move to the next question. Question number 2. In the context of human development, मानव विकास के संदर्भ में, to explore age related changes, जो आयु से संबंधित changes होते हैं, of several different age groups are studied at one time. This can be done by. तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक टाइम पे स्टडी किया जाता है। ये कौन सी इनमें से कौन से के अकॉर्डिंग होता है? क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के, लॉन्गिट्यूडनल या क्रॉस सेक्शनल। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन जो है ये करेक्ट रहेगा। इस डिज़ाइन के अंडर में ये जो है स्टडी किया जाता है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन है वाइस प्रिंसिपल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, one of the first ways in which human infants demonstrate that they have different personalities in their। अब कौन से तरीके से जो ह्यूमंस है वो देख पाते हैं किसमें? शिशु में। ठीक है, कि उनकी जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग है। लर्निंग स्किल से, अब शिशु की बात हो रही है तो लर्निंग स्किल तो बाद में पता चलती है ना, जब बच्चा सीखता है, 5-6 साल का है, उससे बड़ा है। स्पीच, बोलना, अब शिशु तो भाषण में उतना निपुण नहीं होता है। मेंटल हेल्थ, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? इससे पर्सनैलिटी का कैसे पता कर सकते हैं? टेम्परामेंट, स्वभाव। तो बच्चे का जो टेम्परामेंट है, उसका जो स्वभाव है, दूसरों के लिए वो कैसे इंटरेक्ट करता है, आप लोगों के साथ कैसे रहता है, खुश रहता है, ज़्यादा रोता है या क्या प्रॉब्लम है, तो उसका जो भी स्वभाव होगा उससे उसका पता चल जाएगा। उसकी जो अपनी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके अंदर वो उसको शो करता है। तो टेम्परामेंट यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन चाइल्ड, ग्रोथ इज, जो बच्चा है उसके विकास के संदर्भ में अगर बात करें तो ग्रोथ इज, तो विकास यानी यहाँ पे ग्रोथ यानी यहाँ पे वृद्धि आएगी। ठीक है, ग्रोथ होती है वृद्धि। वृद्धि क्या है? स्लो एंड इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, धीमी होती है और ज्यामिति प्रगति में होती है। रिदमिक और रेगुलर, लयबद्ध और नियमित होती है। रैपिड एंड एक्सपोनेंशियल, बहुत तीव्र और घातीय होती है, बिल्कुल नहीं। स्टीडी एंड यूनिडायरेक्शनल, स्थिर और यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल तो बिल्कुल नहीं होती। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा रिदमिक एंड रेगुलर, लयबद्ध और नियमित जो है ये होती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी लेंदी था और इसका जो हिंदी का है वो यहाँ है। ये जो है यहाँ पे हिंदी का है, यू कैन सी इट। जो हिंदी वाले हैं यहाँ पे पोज करके अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश पे चलते हैं हम, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के संदर्भ में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। डेवलपमेंट इज ए टर्म विच कैरीज मोर कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग देन द टर्म ग्रोथ। डेवलपमेंट एक ऐसी टर्म है जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव यानी वाइड मीनिंग रखती है ग्रोथ के कंपैरिजन में। बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट डज नॉट एग्जिबिट स्टेडीनेस एंड यूनिफॉर्मिटी। डेवलपमेंट में स्टीडीनेस नहीं होती, मतलब स्थिरता नहीं होती, और डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं होता। अब लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी तो होती है, इसमें हमने पढ़ा था, तो ये बात तो सही है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट आर डिफिकल्ट टू असेस एंड मेजर। ये बात भी सही है कि जो असेसमेंट के रिजल्ट्स होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं असेस करने के लिए, देखने के लिए। डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ओनली। जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ क्वालिटेटिव होती है, नहीं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी था और हिंदी के स्टूडेंट्स यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं पॉज करके। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल, अब जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप करनी है आपको क्लास 5 के बच्चों में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो सबसे अच्छी एक्टिविटी इन चारों में से कौन सी रहेगी। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू राइट एंड डिस्क्राइब द टाइटल माई वन डे एट मून। आप स्टूडेंट्स को माई वन डे की, आपका एक दिन चांद पे, उसको लिखने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कहेंगे। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू राइट एन ऐसे ऑन एनी इंडियन फेस्टिवल, कि भाई किसी भी भारतीय जो त्यौहार है उसके ऊपर आप एक ऐसे लिखिए। वो तो बच्चे याद करके भी लिख सकते हैं। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस इन राइटिंग ऑफ द स्कूल इन विच दे आर एनरोल्ड। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, ये देखने की चीज़ है, ठीक है। माई वन डे एट मून और ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस, जो उसने महसूस किया है, जो उसने एक्सपीरियंस किया है, उसको लिखना, ठीक है। जिस भी स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वहाँ के, यहाँ पे बच्चा सोचता है और फिर सोच के वो फिर लिखेगा, ठीक है। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब इन टेक्स्ट देयर व्यूज़ ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी पे उसके क्या व्यू हैं। देखो, एट मून, इंडियन डेमोक्रेसी, क्लास 5 के बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास 5 का बच्चा, ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये काम सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा 5th क्लास के स्टूडेंट के लिए। ये जो है डेमोक्रेसी वाला, ये अपर लेवल पे आप करवा सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट टास्क फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स। 7th क्लास के बच्चे हैं, डेवलपमेंट टास्क आपको ऑर्गेनाइज करवाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अफेक्टिव इनफ फॉर देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इनफ, मतलब अच्छा नहीं रहेगा, उतना बढ़िया नहीं रहेगा, अफेक्टिव नहीं रहेगा। गिविंग द स्टूडेंट्स लेक्चर ऑन एक्सेप्टिंग फेलियर्स एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। आप उनको लेक्चर दीजिए कि फेलियर्स जो है वो एक लाइफ का एक पार्ट है। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू शेयर देयर पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस। अब स्टूडेंट्स को आप कहिए कि वो अपने पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंस को शेयर करें और हाउ डिड दे कोप, उन्होंने उसको कैसे सामना किया, ठीक है। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स टू डिस्कस देयर विजन ऑफ सोसाइटी। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना और उनका समाज के लिए प्रेरित करना कि उनका समाज के लिए अपना क्या दृष्टिकोण है। आफ्टर टीचिंग ए कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद आस्किंग द स्टूडेंट्स टू फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। उसी कॉन्सेप्ट में से आप उनको क्वेश्चंस जो है फ्रेम करने के लिए कहिए। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट रहेगा कि उसको आप बताइए कि जो फेलियर्स हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि 6 to 8 क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ें, क्योंकि वो बहुत डीमोटिवेट फील करते हैं अगर उनके मार्क्स नहीं आते हैं या पोजीशन नहीं आती है तो रोने लग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। ए टीचर हैज़ डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इनटू अबव एवरेज अचीवर्स एंड बिलो एवरेज अचीवर्स। देखो ये क्वेश्चन आई थिंक इट इज़ रिपीटिंग। एंड इन हिज टीचिंग सब्जेक्ट, उसने अपने टीचिंग सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को जो है कैटेगराइज कर दिया, अबव एवरेज जो हैं, जो बिलो एवरेज हैं और जो एवरेज हैं, ठीक है।
द टीचर ऑर्गेनाइजेज हिज टीचिंग अकॉर्डिंगली। अब जो टीचर है अपनी टीचिंग को उसके अकॉर्डिंग बनाता है कि कैसे वो पढ़ाएगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस डिवीजन। स्टूडेंट्स को इस डिसीजन के बारे में या ये जो डिवाइड किया है उनको उसके बारे में खास पता नहीं है। द टीचर इज प्रमोटिंग। तो टीचर यहाँ पे क्या प्रमोट कर रहा है? परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स की उनके बीच में प्रतियोगिता है, मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स उनका मानसिक स्वास्थ्य है, हिज कंट्रोल ओवर द क्लास या उसका क्लास पे जो कंट्रोल है वो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे छात्रों का जो प्रदर्शन है उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे किया है ना, तो बस वही तो कर रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स के बेस पे वो उनको प्रमोट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में हिंदी का यह है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पॉज करके अटेम्प्ट करें। ऑल राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टू प्रमोट प्रेजेंटेशन स्किल अमंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनमें प्रेजेंटेशन की जो स्किल्स हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए ए टीचर असाइन सम टॉपिक्स टू देम। तो टीचर है उनको कुछ टॉपिक्स असाइन करता है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही आस्क्स द स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट द टॉपिक्स। अब वो कहता है कि उन टॉपिक्स को आप प्रेजेंट कीजिए। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन बाय द स्टूडेंट, टीचर गिव्स देम फीडबैक। अब टीचर जो है प्रेजेंटेशन के दौरान उसको फीडबैक भी देता है कि आस्क अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन एंड इवेलुएट दोज असाइनमेंट, और वो जो असाइनमेंट दी थी उनकी इवेलुएशन करता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है जो सही नहीं है? द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज सोर्स ऑफ री इन्फोर्समेंट फॉर द स्टूडेंट। जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो री इन्फोर्समेंट का सोर्स है स्टूडेंट्स के लिए। चलो वो तो है। क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ मोटिवेशनल फॉर द स्टूडेंट, वो भी होता है। द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ नर्चरिंग डाइवर्सिटी अमंग द स्टूडेंट। द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज सो प्रोमोटिंग कॉग्निटिव टेंडेंसीज अमंग स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन तो सारे ही सही हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो असाइनमेंट दी है उसके बाद उन्हें फीडबैक मिलता है, इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सभी को अलग अलग असाइनमेंट दिए हैं। द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज नर्चरिंग डाइवर्सिटी अमंग द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में डाइवर्सिटी जो है यहाँ पे नर्चर की जा रही है। एंड ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ ये आंसर की के अकॉर्डिंग ही हैं, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि मैम ये आंसर की से है क्या? बिल्कुल आंसर की से हैं। ए चाइल्ड लर्न्स द एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड एक्शंस अप्रोप्रिएट टू इंडिविजुअल्स एज मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर थ्रू। एक बच्चा जो है एटीट्यूड, वैल्यू और एक्शन जो उसके जिस भी ग्रुप का या कल्चर का वो मेंबर है उसके अकॉर्डिंग, उसके अप्रोप्रिएट वो परफॉर्म करता है। थ्रू किसके थ्रू? सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है इसमें, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ग्रुप सोशलाइजेशन या प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन आएगा यहाँ पे। एटीट्यूड्स, उसके वैल्यूज़ और इसके एक्शन जो इंडिविजुअल एज मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर, किसी भी कल्चर के थ्रू है, तो ये कल्चर के थ्रू जो है उसे फैमिली से मिलता है ना, फैमिली और वहाँ का कल्चर, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द पैटर्न ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज ब्लैंक एडवांसमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट का, मानव विकास का पैटर्न है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? स्पाइरल है, रेक्टिलिनियर है, कॉन्सेंट्रिक है या लीनियर है? तो मैंने जब आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाए थे तो बताया था कि स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following is the real starting point and basis for all the growth and development key place in the life of the child? कौन सा एक बच्चे के जीवन में जितनी भी टाइप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके शुरुआती बिंदु और आधार हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर, शुरुआती स्टार्टिंग की बात हो रही है ना, इंटेलिजेंस फैक्टर, एनवायरमेंटल वातावरणीय या हेरिडिटी अनुवांशिक, ठीक है। बायोलॉजी अलग हो गई, हेरिडिटी अलग हो गई। अब ये इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा? ये रहेगा हेरिडिटी फैक्टर्स, क्योंकि शुरुआत में स्टार्टिंग में जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो हेरिडिटी पे होती है कि उसने जो भी जीन्स अडेप्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये बड़ा होगा, उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट जो है सही से होगी, किस तरीके से होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जीन्स में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, अनिल सिट्स विद हिज फादर इन कार एंड हिज फादर ड्राइव्स द कार। अनिल अपने पापा के साथ कार में बैठते हैं और उसके पापा जो है वो कार चलाते हैं। अनिल क्रिटिसाइज हिज फादर फॉर स्पीडिंग। अब अनिल अपने पापा को कहता है कि आप
इतनी तेज़ गाड़ी मत चलाओ। स्पीडिंग इज़ अगेंस्ट द स्टेटेड लॉज। तो ये जो लॉज हैं, ठीक है, जो भी कानून बनाए हैं सरकार ने, उसके अगेंस्ट जाता है ये। अनिल इज़, तो अनिल जो है किसके खिलाफ है यहाँ पे? प्रीलिमिनरी लेवल ऑफ मोरालिटी, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी, प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी, या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी। यहाँ पे कौन सा मोरालिटी जो है अनिल शो कर रहा है? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशनल लेवल जो है मोरालिटी का ये है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरिक्सन साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड। जो एरिक्सन की साइकोलॉजिकल स्टेजेस हैं चाइल्डहुड की, बचपन की, इट इज़ ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन फील हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द इरिस्पॉन्सिबल एंड एंजियस। जो बच्चे हैं वो गैर जिम्मेदार और चिंतित होते हैं, ऐसा महसूस किया गया है। दिस इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंटल क्राइसिस, कि जो विकासात्मक संकट है, जो क्राइसिस हो सकते हैं, ब्लैंक चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा जो डेवलपमेंट क्राइसिस या चैलेंज है जो बच्चे के सामने हो सकता है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो यहाँ पे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरिक्सन साइकोलॉजिकल स्टेज। जो एरिक्सन की थ्योरी है और उसमें जो साइकोलॉजिकल स्टेजेस दे रखी है चाइल्डहुड की, द डेवलपमेंटल क्राइसिस, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेज। कौन सी स्टेज में ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, जो यानी स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, ये कौन सी अवस्था में डेवलप होता है? तो ये होता है 1 to 3 ईयर की एज में, ठीक है, स्टार्टिंग में ही ये डेवलप होना शुरू हो जाता है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट। Let's move to the next question. Which of the following statement is true about assessment of learning as per RTE Act 2009? तो RTE Act 2009 के अकॉर्डिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी? Every child shall be required to pass board examination on completion of elementary education। कि elementary education complete होगी, अब तो board exam pass करना ही है, ठीक है। Every child shall be required to pass board examination on completion on primary and elementary। ये कह रहा है कि primary भी पूरी हो गई, elementary भी पूरी हो गई, उसके बाद board exam pass करना है। No child shall be required to pass any board examination till completion of एलिमेंट्री एजुकेशन। जब तक एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा। या नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो एनी असेसमेंट ऑफ लर्निंग टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बच्चा जो है जब तक एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक किसी भी तरीके की असेसमेंट जो है उस पर नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट रहेगा कि जो बोर्ड है, कोई बोर्ड एग्जामिनेशन पास नहीं करना होगा बच्चे को जब तक उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है कंप्लीट नहीं हो जाती। ऑलराइट, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हेयर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द मेन पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इज। जो रचनावादी दृष्टिकोण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट एम्पावरमेंट, छात्र सशक्तिकरण, लर्निंग बाय डूइंग ए टास्क इंडिविजुअली, के व्यक्तिगत रूप से कार्य करके सीखना, कंप्लीटिंग द कोर्स इन टाइम, समय पर कोर्स पूरा करना, या मेंटेनिंग डिसिप्लिन को बनाए रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। छात्र सशक्तिकरण जो है यहाँ पे इसका मेन पर्पस होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सिचुएशन इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच में बी टर्म्ड एज। टीचर सेंटर्ड है भाई, शिक्षक केंद्रित है, तो यहाँ पे सिचुएशन है वो कैसी होगी? नॉट सिचुएशन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक स्थिति विशिष्ट नहीं होगी, कैजुअल होगी, अनौपचारिक होगी, लर्नर फ्रेंडली होगी, शिक्षार्थी के अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं होगी, नेचुरल एंड कॉन्टेक्चुअल टू लर्निंग, सीखने के लिए प्राकृतिक और प्रासंगिक होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नॉट सिचुएशन स्पेसिफिक, स्थिति विशिष्ट नहीं होगी, क्योंकि अभी तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो ऑन डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपीरियंशियल टीएलएम, यानी अनुभवात्मक टीएलएम इनमें से कौन सा नहीं है? मूवीज़ तो ऑडियो विजुअल में आ गया, तो ऑब्वियसली अनुभवात्मक ये नहीं है। फील्ड ट्रिप पे तो हम खुद जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके सीखते हैं, देखते हैं उन सारी चीज़ों को, एजुकेशनल टूर्स खुद जाते हैं, ठीक है, तो ये अनुभव नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन में भी चीज़ों को हम खुद से करके सीखते हैं, तो वो भी अनुभव है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलचित्र जो है वो एक्सपीरियंशियल टीएलएम नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है यानी सीख लिया है उसका असेसमेंट करना है, उसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है। एनुअल एग्जामिनेशन बिल्कुल है। एडमिशन टेस्ट, जो बच्चे ने सीखा हुआ है उसी को हम चेक करते हैं कि उसने क्या क्या सीख रखा है, तो वो भी बिल्कुल होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, स्कॉलरशिप देते हैं किसके बेस पे कि जो उसकी लर्निंग है, तो ये भी असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। असेसमेंट ऑफ होमवर्क, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग में नहीं आता, क्योंकि लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है कि हम सीख चुके हैं अपना सारा जो भी कोर्स है, ठीक है, उसके बाद उसकी असेसमेंट हो रही है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद डायग्नोजिंग देना थोड़ा सा नहीं हो पाता है, डायग्नोजिंग नहीं दे सकते हम। ठीक है, और जो असेसमेंट ऑफ होमवर्क है इसके बाद आप डायग्नोस्टिक टेस्ट ले सकते हो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उस होमवर्क को दोबारा दे सकते हो। बट ये जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ये दोबारा नहीं होती है, एक बार रिजल्ट आ गया सो आ गया। इसमें आता है समेटिव असेसमेंट। और अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो जो एफए होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। अगर ईयरली एग्जाम होते हैं, एनुअल एग्जाम होते हैं साल में एक बार, तो वहाँ पे जो समेटिव असेसमेंट है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग रहेगा। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनिट प्लान। अब यूनिट प्लान का कौन सा पार्ट नहीं है? देखो भाई, नोट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। लिस्ट ऑफ प्रॉपर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स, यूनिट प्लान में जो यूनिट और सब यूनिट होती हैं, चलो ठीक है। लिस्ट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स टू बी यूज, जो मेथड और टेक्निक जो है यूज़ किए जाते हैं उनकी लिस्ट, ये मेरे ख्याल से लेसन प्लान में होता है। चलो देखते हैं। लिस्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, लिस्ट ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ असेसमेंट, कि किस तरीके से असेसमेंट की जाएगी। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट रहेगा, क्योंकि एक बार ये भी चीज़ें हो जाएं, मेथड और टेक्निक, यूनिट, सब यूनिट्स, असेसमेंट क्या रहेगा। लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो हमारे करिकुलम का पार्ट होती है ना। करिकुलम में बताते हैं कि करिकुलर एक्टिविटीज़ और दूसरी कौन सी होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी ये जो है इसका पार्ट नहीं है। जो तो लिस्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो सारी ही आ गई, तो क्या सिर्फ एक ही यूनिट में होती है, पूरे सिलेबस में होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग को करिकुलर एक्टिविटी इज़ नॉट एप्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉबी। कोई हॉबी डेवलप करनी है आपको स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी उपयुक्त नहीं है? फोटोग्राफी, फैंसी ड्रेस, स्टैम्प कलेक्शन या एल्बम मेकिंग। देखो, एल्बम मेकिंग बिल्कुल एक हॉबी है। स्टैम्प कलेक्ट करना ये भी हॉबी हो सकती है। फोटोग्राफी भी एक हॉबी हो सकती है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? फैंसी ड्रेस। फैंसी ड्रेस क्या हॉबी, हमेशा को क्या फैंसी ड्रेस पहन के घूमना है ना। फैंसी ड्रेस कलेक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, या फिर फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये सारे हॉबीज़ हैं, आदतें हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर करेक्ट अबाउट टीचिंग। टीचिंग के बारे में सबसे ज़्यादा सही इनमें से क्या है? सबसे ज़्यादा, टीचिंग इन इज़ एन एक्टिविटी विच इनवेरिएबली रिक्वायर्स अ टीचर। टीचिंग जो है एक एक्टिविटी है जिसमें एक टीचर की ज़रूरत होती है। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स को क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है। टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। टीचिंग एक सिस्टम है एक्शंस का, जिससे हम लर्निंग जो है यानी सीखना जो है, उस क्रिया को हम उत्पादन करते हैं उसका। टीचिंग इज़ मेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ, बिल्कुल नहीं भाई, सिलेबस कंप्लीट कराना है इसलिए नहीं। बहुत नेगेटिव पॉइंट जाता है ये कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट रहेगा, कि जिससे हम सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं वो सही से चला पाएँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हेयर। Question number 24. A teacher finds that there are some students who create mischief. She should. एक कुछ बच्चे हैं क्लास में जो शरारत करते हैं, तो क्या करना चाहिए टीचर को? वार्न देम दे मस्ट स्टडी एल्स द मैटर विल बी रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल। आप उन्हें वार्न कीजिए कि या तो आप पढ़ाई कीजिए, नहीं तो आप प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दिए जाओगे। आस्क देम टू लीव द क्लास, कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं। इग्नोर देम, उनको इग्नोर करेंगे, बिल्कुल नहीं, फिर वो और ज़्यादा करेंगे। गिव्स देम टास्क इन विच दे आर इंटरेस्टेड, उन्हें ऐसे टास्क दीजिए जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही लग रहा है कि उन्हें ऐसा काम दे दो जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द बेस्ट रेमेडी, वन सेकेंड, द बेस्ट रेमेडी
ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लर्निंग इज। अब बच्चों की जो भी समस्याएं हैं लर्निंग से रिलेटेड, उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय या सबसे अच्छा समाधान क्या रहेगा? सजेशन फॉर प्राइवेट ट्यूशन, आप कहोगे कि जाओ ट्यूशन पे जाओ, हार्डवर्क करो, डायग्नोस्टिक टीचिंग दोगे आप उन्हें, सुपरवाइज स्टडी इन लाइब्रेरी, या पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन कराएंगे। देखो, पुस्तकालय में अध्ययन कराने से कोई सोल्यूशन नहीं है कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक टीचिंग जो है वो दी जानी चाहिए, और ये बनाई भी इसलिए है ताकि बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हेयर, नैदानिक शिक्षण। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गुड स्कूल करिकुलम शुड एग्री विद। एक स्कूल का जो अच्छी पाठ्यचर्या है वो किसके साथ सहमत होगी? अवेलेबल टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल, कि जो भी टेक्स्ट बुक और पाठ्य पुस्तक और सामग्री अवेलेबल है उसके साथ। द फिलोसफी ऑफ स्कूल, जो स्कूल की जो फिलोसफी है, दार्शनिक शास्त्र है उसके साथ। गोल्स, पर्पस एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के लक्ष्य, उद्देश्य और रुचियाँ। टीचर्स क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट रहेगा। 26 क्वेश्चन का आंसर सी। जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट हैं, पर्पस हैं, गोल्स हैं, ठीक है, उनके साथ वो एग्री करेगा। अच्छा करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अफेक्टिव लर्निंग इन ए क्लासरूम में बी इंश्योर्ड बाय। एक कक्षा में जो अफेक्टिव लर्निंग है यानी प्रभावी अधिगम है, उसे हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि हाँ भाई प्रभावी अधिगम होना चाहिए? प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक, तत्काल प्रतिक्रिया आपको प्रदान करनी है। प्रोवाइडिंग फुल फ्रीडम टू स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं। प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू लाइब्रेरी, पुस्तकालय के लिए मुफ्त प्रदान करना, ये तो होता ही है। प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट होमवर्क, उन्हें उचित गृह कार्य प्रदान करें। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में डिलेमा हो सकता है कि आप उन्हें इमीडिएट फीडबैक दें और उन्हें अच्छा सही तरीके का होमवर्क आप प्रोवाइड करें। तो सबसे ज़्यादा करेक्ट जो है वो ये रहेगा कि बच्चों को फीडबैक ज़रूर दें आप। होमवर्क तो हम हमेशा देते हैं, लेकिन उससे लर्निंग इफेक्टिव होगी या नहीं ये इसकी गारंटी नहीं है। तो यहाँ हम उन्हें फीडबैक दें कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं और उससे ओवरकम करने के लिए वो क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 28। कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन बाय नेचर इज। तो जो CCE है उसका नेचर यानी उसकी प्रकृति वो क्या है? फॉर्मेटिव है, क्रिएटिव है, समेटिव है, या बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव है? तो ऑब्वियसली फॉर्मेटिव भी है और समेटिव भी है, रचनात्मक और योगात्मक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डेपिक्ट्स ए मेजर लिमिटेशन ऑफ स्कूल टाइम टेबल। जो स्कूल का टाइम टेबल है उसकी मेजर लिमिटेशन यानी सीमा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब कहाँ तक वो जो है अफेक्टिव रहता है? लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ ए पीरियड कॉज इनकम्प्लीटनेस इन प्लान्ड एक्टिविटीज़। जो पीरियड है उसकी एक लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, हो सकता है कि कोई एक्टिविटी उसमें पूरी ना हो। टाइम टेबल क्रिएट ऑब्स्टेकल इन कंटिन्यूटी, समय सारणी से निरंतरता में बाधा उत्पन्न होती है, बिल्कुल नहीं होती। ठीक है। टाइम टेबल इज ए थ्रेट टू फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन के लिए खतरा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइम टेबल ऑब्स्ट्रक्ट फ्रीडम फॉर एलोकेशन ऑफ टाइम एज पर चिल्ड्रन इंटरेस्ट। जो समय सारणी है बच्चों की रुचि के अनुसार समय आवंटन की स्वतंत्रता में बाधक है। तो ये हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, उनकी बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम टेबल जो है ना लिमिटेड टाइम होता है, सही बात है, ऑब्स्टेकल कंटिन्यूटी में नहीं होता और थ्रेट भी नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी में, लेकिन हर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हर टाइम जो है एलोकेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट रहेगा, ये एक लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 30। द मेन पर्पज़ ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज़ टू। तो जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू चिल्ड्रन, कि आप बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड यानी अच्छा पौष्टिक आहार दें। एम्फेसाइज द टीचिंग ऑफ 3 Rs, 3 R के शिक्षण पर जोर। इम्प्रूव चिल्ड्रन सोशलाइजेशन एंड परसेप्चुअल एबिलिटीज़ एंड क्रिएट स्कूल रेडीनेस, जो बच्चों का सामाजिकरण और अवधारणात्मक क्षमता है उसमें सुधार करना है और स्कूल के लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी है। हेल्प पेरेंट्स फ्रॉम अटेंडिंग टू चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू आवर्स। अब पेरेंट्स की यहाँ पे हेल्प करनी है, तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये करेक्ट हो जाएगा। हम बच्चों का जो सामाजिकरण है, ठीक है, उसमें सुधार कर सकते हैं और स्कूल को हम तैयार रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विच वन इज़ नॉट ए फेज ऑफ स्किल लर्निंग। जो स्किल लर्निंग है, ठीक है, उसका कौन सा एक फेज नहीं है? कंजक्टिव, कॉग्निटिव, एसोसिएटिव या ऑटोनोमस। ऑटोनोमस यानी बच्चा खुद से करके सीखता है। एसोसिएटिव लर्निंग एसोसिएटिव होती है नेचर में, कॉग्निटिव भी होती है, कॉग्निटिव लर्निंग यानी संज्ञानात्मक जो सीखना है वो। कंजक्टिव जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ये कोई फेज नहीं है।
All right, let's move to the next question. Question number 32. Person suffering from excessive shyness. एक person है वो बहुत ज़्यादा shy हैं, ठीक है, शर्मीले हैं, बातें कम करते हैं, एंड हैविंग डिफ़िकल्टीज इन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। तो जब दूसरे लोगों से बात करना है उसे, तो उसे बहुत कठिनाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लोजिव थेरेपी, एवर्जन, सिस्टमैटिक या असर्टिव लर्निंग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, असर्टिव लर्निंग। तो ये दी जाती है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। वाइल इवेलुएटिंग लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, जब भी आप स्टूडेंट्स की लर्निंग को इवेलुएट कर रहे हो, उसका मूल्यांकन कर रहे हो, वन शुड नॉट क्या नहीं करना चाहिए। बी सेंसिटिव टू एवरी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, प्रत्येक बच्चे का जो जो प्रतिक्रिया रही उसके प्रति संवेदनशील रहना है, बिल्कुल सही बात है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन वेराइटी ऑफ वेज, अलग अलग तरीक़ों से जानकारी लेनी है, ये भी सही है। मेक कंपैरिजन बिटवीन देम, उनके बीच में आप तुलना करेंगे। प्रोवाइड फीडबैक फॉर डूइंग बेटर। देखो ए, बी और डी ये तो करना ही करना है, तो क्या नहीं करना है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। वाइल मेकिंग ग्रुपिंग ड्यूरिंग मल्टी ग्रेड टीचिंग, टीचर शुड नोट, जब अलग अलग ग्रेड के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो और आप उनमें ग्रुपिंग कर रहे हो, टीचर शुड नॉट, तो क्या नहीं करना। मेक ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स ओनली, सिर्फ 4-5 बच्चों का ग्रुप आप बनाइए। अलाउ स्टूडेंट्स टू मूव फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, बच्चों को ये परमिशन दीजिए कि आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मूव कर सकते हैं। इन्वॉल्व हरसेल्फ हिमसेल्फ इन ग्रुप एक्टिविटीज़, अपने आप को खुद को एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दीजिए। चेक स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, और छात्र की जो बातचीत है उनकी जांच करें। तो ए, बी और डी तो बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप गतिविधियों में खुद को शामिल कर लें, बच्चों को करने दें। और ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ए, बी, डी ये बिल्कुल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ट यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी क्वांटिटी की बात हो रही है, नंबर्स के साथ डील करते हो, जो क्वांटिटेटिव डेटा है तो उसके एनालिसिस के लिए कौन सा टूल अच्छा रहेगा। पोर्टफोलियो, असाइनमेंट, क्वेश्चनेयर या प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखो रिपोर्ट डिस्क्रिप्टिव होती है, असाइनमेंट डिस्क्रिप्टिव होती है, पोर्टफोलियो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा क्वेश्चनायर, प्रश्नावली, क्योंकि इसमें से नंबर्स दे सकते हो आप। तो यहाँ पे ये कैसा डाटा हो जाएगा, क्वांटिटी वाला, ठीक है। क्वांटिटी यानी नंबर्स आपने असाइन कर दिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। मेंटल हेल्थ इज ए मॉडल, कॉन्सेप्ट, थ्योरी या स्टैंडर्ड। ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट है, जो मानसिक स्वास्थ्य है वो एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल पढ़ा है हमने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये फिजिकल डिसेबिलिटी है, शारीरिक अपंगता है, इंटेलेक्चुअल है, लर्निंग है या लोकोमोटर है। तो यहाँ पे ये किस तरीके की है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन थोड़ा सा लेंदी है, हिंदी वाले यहाँ से पोज करके अटैम्प्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 38। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट, इसमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करने की तरफ नहीं बढ़ता है। टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाइए, उसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाइए, उसके बाद पहले एक फ्रैक्शन पढ़ाइए, फिर आप रेशनल नंबर पढ़ाइए, फिर है आप पहले सिमेट्री पढ़ाइए, उसके बाद मेंशुरेशन पढ़ाइए, फिर है आप पहले फ्रैक्शन पढ़ाइए और उसके बाद आप डेसिमल पढ़ाइए। देखो यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का काम है, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन और रेशनल नंबर है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है, ठीक है। और फ्रैक्शन है और कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। जबकि जो सिमेट्री है या कॉन्सेप्ट ऑफ मेंसुरेशन है, मेजरमेंट का काम है, ये कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट एक तरीके से माना जाता है, ठीक है। सिमेट्री की मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्क्रीट होता है, उसमें शेप्स देखते हैं हम, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट रहेगा। बाकी सारे तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बढ़ावा देते ही हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देयर इज ए, ये बता, नीड टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज, जो शिक्षण संस्थान है उनके अंदर जो विविधता है उसको बढ़ावा देने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि क्यों आवश्यकता है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वैश्वीकरण करना है। मैकेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मशीनीकरण करना है। कंप्यूटराइजेशन करना है या डिजिटलाइजेशन एजुकेशन का करना है। तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन, शिक्षा का वैश्वीकरण हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 40।
राजेश ए 12 ईयर्स बॉय। राजेश एक 12 साल का लड़का है। इज़ नॉट एनरोल्ड इन ए स्कूल। एक स्कूल में एनरोल नहीं हुआ ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, किसी हालात की वजह से, कारण की वजह से। ही हैज़ रिक्विसाइड कंप्यूटेशनल स्किल्स एंड इंटेंट्स टू एनरोल इन ए स्कूल टू लर्न। उसके पास कंप्यूटेशनल यानी कंप्यूटिंग कौशल है और आपको उसे स्कूल में एनरोल कराना है। राजेश हैज़ एन एटीट्यूड फॉर लर्निंग। उसका सीखने के लिए रवैया है। एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता है। एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग, उसके सीखने की एप्टीट्यूड यानी जो आपकी मानसिक जो स्किल है वो। इंटरेस्ट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए रुचि है। तो यहाँ पे सिंपली उसका एप्टीट्यूड है कि उसको कंप्यूटेशन स्किल आती है। देखो, हर बच्चे का हो सकता है एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, किसी का हो ना हो, लेकिन सीखने का जो एटीट्यूड है वो माना जाता है बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और उनके पास एबिलिटी भी होती है लर्न करने की, उनका इंटरेस्ट भी होता है लर्न करने के लिए। यहाँ पे लेकिन कहा गया है कि कंप्यूटेशनल स्किल उसके पास हैं, तो यहाँ पे उसका एप्टीट्यूड जो है वो चेक किया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो आज के 40 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। नई वीडियोस की अपडेट के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कल की वीडियो आ जाएगी, उसके बाद अपना रिवीजन पे फोकस आप करें।